हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग जय गुड़ान। तो दोस्तों MCQ 360 सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू है और आज के सेशन में मैं दो टॉपिक को मर्ज करके लाया हूँ। एक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और दूसरा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जैसा कि मैंने आप सबको बोला हुआ है पहले भी कि MCQ 360 सीरीज़ में मेरे पास जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उन सब के MCQs आपको करवा दूंगा, सो दैट अगर उनमें से किसी बुक से आपको कुछ MCQs आ जाएँ तो आप उनको ईजिली कर पाओ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट MCQ। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी। जब हम फर्म को रिकंस्टिट्यूट करते हैं यानी दोबारा हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो जो हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिनको हमने पहले अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया गया, वो हमारे लिए फर्म के लिए क्या है। सो रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी। ऑप्शन आर ए gain to the existing partner, B loss to the existing partner, C neither a gain nor a loss to the existing partner। दोस्तों इसको सिंपली आप ऐसा ले सकते हो कि एक लाइबिलिटी जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी, नहीं पता था, अगर आपको अब वो पता चल जाता है इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी या आपका कर्ज आप पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गया। और अगर कर्ज पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा तो गेन तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। सो बी इज़ द राइट आंसर, ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसी तरह अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है, मतलब बैलेंस शीट में उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो वो क्या है। ऑप्शन आर ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, बी ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सी नीदर ए गेन और ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। भाई कोई ऐसा एसेट जो पहले आपकी नॉलेज में नहीं था या आपकी बैलेंस शीट में जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर हमें वो बाद में दिख जाता है तो वो लॉस तो हो नहीं सकता। एसेट है इट मीन्स आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पास पहले जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था आपके सामने आती है तो वो आपका लॉस तो हो नहीं सकता। क्या होगा, गेन होगा। सो आंसर इज ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इन टू। दोस्तों ये ठीक पहले वाला क्वेश्चन कि अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है रिकंस्टिट्यूशन पे, आपको पता है कि हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। तो अगर एसेट्स की जो वैल्यू है लाइबिलिटी के मुकाबले ज़्यादा होती है, मतलब अगर आपके एसेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वो क्या है। तो सिंपल दोस्तों आई डोंट थिंक कि मुझे इसका आपको शायद इसका आंसर ना पता हो। आपको ज़रूर इसका आंसर पता होगा कि अगर एसेट्स इंक्रीज़ हुए तो अभी लास्ट में करवाया है तो ये क्या रहेगा, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में बी। फर्म की रिकंस्टिट्यूशन कब होता है। रिकंस्टिट्यूशन होता है आप जब अपनी पार्टनरशिप डीड को दोबारा बनाते हो। जो आपने डीड पहले बनाई थी वो ख़त्म हो जाती है, कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशन बनती हैं, उसके हिसाब से आप नई डीड बनाते हो तो उसको हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन। और ये कब होता है, ये हमेशा तब होगा या तो जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करोगे तो फिर से आपको एक नई डीड बनानी पड़ेगी, जब आप नया पार्टनर को एडमिट करोगे या किसी नए पार्टनर की एडमिशन होगी तब भी आपकी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगी, तब भी आपको फिर दोबारा से नई एक पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा या किसी की डेथ होगी। इन हर केसेस में हमें दोबारा से एक पार्टनरशिप डीड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी को हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन। सो द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में बी A in case of change in profit and loss sharing ratio among the existing partner, B in case of admission of new partner, C retirement or death of existing partner, या D in cases of all the above condition। तो जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, चाहे हम खुद करें, चाहे रिटायर किसी पार्टनर के एडमिशन पे हो, रिटायरमेंट पे हो, डेथ पे हो, तब हम दोबारा से एक नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, उसी को हम रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव कंडीशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ अफेक्टेड। गुडविल की वैल्यू किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है। ऑप्शंस आर ए अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, बी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, सी अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव कंडीशन। ये तीनों कंडीशन जो ऊपर लिखी गई हैं, प्लेस, प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी, ये किसी भी कंपनी की गुडविल में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव कंडीशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ़ द कैपिटलाइजेशन मेथड इज अडॉप्टेड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल विल बी। अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो ऑप्शंस आर ए सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न,
बी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, सी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों कैपिटलाइजेशन मेथड में हम अमाउंट ऑफ कैपिटल सेव निकालते हैं, तो उस केस में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, या फिर उसको कहते हैं डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, रेसिप्रोकल और ऑफ रेट ऑफ रिटर्न या फिर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा आंसर आई होप आपको दिख गया, क्या सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न या सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए फर्म इज ₹5 लाख। एक फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई वो 5 लाख की है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एवरेज प्रॉफिट 64,000 है आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस, जिसमें से एक 4,000 का एबनॉर्मल लॉस हमने माइनस किया हुआ है। वैल्यू ऑफ गुडविल हमें निकालनी है एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए दोस्तों सुपर प्रॉफिट के लिए हमें 2 प्रॉफिट चाहिए होते हैं, एक चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट और दूसरा चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। ये 2 प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, आपके पास एवरेज प्रॉफिट इसने दिया है 64,000 का, लेकिन साथ ही ब्रैकेट में बताया कि एक एबनॉर्मल लॉस इसमें से माइनस किया गया है। हम जो प्रॉफिट लेते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट वो हो गया जो ऐसा एबनॉर्मल लॉस वो हो गया ऐसा लॉस जो नॉर्मल नहीं है, यानी जो रेगुलर फीचर नहीं है। कुछ लॉस नॉर्मल होते हैं, रेगुलर होते हैं, अनअवॉइडेबल होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे लॉस होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, उनको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो एबनॉर्मल लॉस हमने इसमें से माइनस किया हुआ है एबनॉर्मल लॉस, वो हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 68,000। तो आपको याद रखना है कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इसको बोलेंगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट वो है 68,000, ठीक है, ये आप याद रखो। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दी है 5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख की, रेट ऑफ रिटर्न आपके सामने 10% दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 50,000 का, राइट। आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट आपका 68,000 हमने इससे पहले निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, तो डिफरेंस आ गया आपका 18,000। तो गुडविल निकालनी है 4 ईयर परचेज के साथ। तो आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट जो भी आपका आया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 हैं, तो आंसर आ रहा है 72,000। तो 72,000 आप देख लो कि हमारा आंसर सी में 72,000 है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट्स in an end of the existing agreement and enforces making a new agreement is called। भाई किसी पार्टनरशिप में अगर कोई चेंज आती है जो कि हमारा एग्रीमेंट जो है पुराना वाला एग्रीमेंट ख़त्म करके एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं, नई पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये आज ही के लेक्चर में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि नई पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट बनानी, नई पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग काम करना। और वो कब होता है, जब हम अपनी प्रोफेशन रेशो चेंज करें, या पार्टनर रिटायर हो जाए, या एडमिशन हो, या डेथ हो, तो उसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गुडविल क्या है, ए करंट एसेट, बी फिक्टिशियस एसेट, सी इंटेंजिबल एसेट, डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों गुडविल करंट एसेट नहीं है, ना ही ये फिक्टिशियस एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है। सो सी इज़ द राइट आंसर। करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट बहुत बार मैं लेक्चर में बोल चुका हूँ इनके बारे में क्या होते हैं, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ वो लेक्चर भी आप देख लो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड। भाई वो अमाउंट जो आपकी एसेट की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा, उससे ऊपर आपको मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ए सुपर प्रॉफिट, बी गुडविल, सी रिजर्व, डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों किसी भी एसेट को उसकी जो मार्केट प्राइस उससे जब ज़्यादा रेट पे हम बेचते हैं या ज़्यादा प्राइस हमें मिलता है, तो मिलता है उसकी गुडविल की वजह से। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गुडविल। जब किसी चीज़ की रेपुटेशन, किसी चीज़ की जो उसकी गुडविल है वो अच्छी है, तो आपको जो भी
रेट होगा उससे ऊपर मिलेगा, और जो उसके ऊपर प्राइस दिया गया आपको या आपको मिला वो बिकॉज ऑफ गुडविल मिला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको गुडविल अमाउंट ही बोलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू ए पार्टनरशिप फर्म। एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं। ऑप्शंस आर ए विदाउट द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स की मर्जी के बिना, विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, किसी एक पार्टनर की मर्जी के साथ, विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, सभी ओल्ड पार्टनर की मर्जी के साथ, या विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द ओल्ड पार्टनर, कि जितने भी पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स उनकी अगर 2/3 हम ये कहते हैं कि एक नया पार्टनर्स को हम एडमिट करना चाहिए तो उनकी मर्जी के हिसाब से। दोस्तों एक चीज़ सीधी बिल्कुल क्लियर है कि नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जब भी आएगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। भाई अगर एक पार्टनरशिप फर्म में 10 पार्टनर हैं और 9 ये एग्री करते हैं कि एक नया पार्टनर आना चाहिए और एक कहता है कि नहीं आना चाहिए, तो उसी की बात सुनी जाएगी जो बोल रहा है नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो भी पार्टनरशिप में काम होता है अकॉर्डिंग टू डीड होता है, और अगर डीड में कुछ नहीं लिखा गया इससे रिलेटेड तो फिर सब पार्टनर की रजामंदी ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि 99% पार्टनर माने और एक नहीं माने, सब पार्टनर अगर कंसेंट देंगे तो ही एक नया पार्टनर आ सकता है, ये ज़रूरी है। सो विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर एडमिट होता है, ओल्ड फर्म हैज़ टू बी डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप हैज़ टू बी डिसॉल्व, बोथ ओल्ड फर्म एंड पार्टनरशिप हैज़ टू बी डिसॉल्व, नीदर पार्टनरशिप नॉर फर्म हैज़ टू बी डिसॉल्व। देखिए जब नया पार्टनर आता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, ना कि फर्म, क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड है वो फिर से बनाई जाती है, तो उस केस में सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, ना कि फर्म डिसॉल्व होती है। फर्म डिसॉल्व का मतलब हो गया डिसोल्यूशन, यानी फर्म का बंद हो जाना, लेकिन फर्म बंद नहीं होती, सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। पार्टनरशिप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो एक नई पार्टनरशिप डीड बनती है। सो एडमिशन के समय सिर्फ ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होती है, ना कि पूरी फर्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज डेबिटेड टू। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो हम किसको डेबिट करते हैं? दोस्तों जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो डेबिट हम किसको देंगे? कैश अकाउंट को, क्योंकि रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और क्रेडिट किसको देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो डेबिट किसको करना है? कैश को। क्रेडिट अगर पूछा जाए तो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अमाउंट इज डेबिटेड टू। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो किसको डेबिट करेंगे? तब हम न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। याद रखना न्यू पार्टनर करंट अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। जब मैंने जेनेटिक्स बताई थी तो उसमें ये मैंने बताया हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गुडविल ब्रॉट इन कैश विल बी शेयर बाय ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में बांटते हैं? तो आपको याद होगा कि जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है ओल्ड पार्टनर्स हमेशा उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर को अकोमोडेट करने के लिए, जो जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा नए पार्टनर को देने के लिए उसको उतना ही ज़्यादा जो गुडविल का शेयर है वो मिलेगा। तो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसको हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर्स बांटते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इट विल बी। अगर एडमिशन के समय नए पार्टनर के आने के समय कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? ए डेब्ट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, सी बी क्रेडिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, सी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर के आने पर जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आती हैं सबसे पहले तो रिवोल्यूशन अकाउंट में एडजस्ट होती हैं, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ होती है? डेबिट साइड में। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज ही करेगी, तो ये भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी। सो ए इज़ द राइट आंसर। द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू। ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस किसके बराबर होता है? करवा चुका हूँ ये, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जो उसको पहले शेयर मिलता था और उसको जो अब शेयर मिलता है वो इसका सेक्रीफाइस होगा। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये मैं फॉर्मूला आपको करवा चुका हूँ। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। रिवोल्यूशन पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है ये ट्रांसफ़र होता है कैपिटल अकाउंट में किसके? ए ओल्ड पार्टनर, बी न्यू पार्टनर, सी ऑल्ड पार्टनर, डी कंटिन्यू पार्टनर। भाई जो प्रॉफिट और लॉस है रिवोल्यूशन पे ये ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है, तो जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ ये ओल्ड पार्टनर को ही ट्रांसफ़र किया जाता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs। नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप को ही कंटिन्यू करूँगा, उसी के कुछ MCQs अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा।
तो आप स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए टॉपिक पहले से ही, और जब मैं MCQs कराऊँ तो साथ साथ आप अपने आंसर दे के इसको चेक भी करिए कि आप किस सिचुएशन, अभी किस पोजीशन पे खड़े हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।